हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गोविंद पारिक में पेज नंबर 101 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड फूड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसमें जो थर्ड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, मीन्स मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं इनको। तो नेचुरल हमारे जैसे जो गैसेस हैं, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2, PbHg, ये सब एलिमेंट क्या हैं, बन रहे हैं नेचुरली। सिंथेटिक या मैनमेड में पेस्टिसाइड आएंगे, हमारे डिटर्जेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक एसिड, मेटल या एरियोसोल। अदर क्लासिफिकेशन में पॉल्यूटेंट दो तरीके का होता है, नॉन डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल में जैसे DDT को हाईलाइट करना, नॉन डिग्रेडेबल में DDT को आपने हाईलाइट किया। देन है बायोडिग्रेडेबल में हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज है जो वो क्या है, डिग्रेडेबल है। देन एयर पोल्यूशन आता है हमारा। इन आवर कंट्री डेटा ऑन एयर क्वालिटी हैव बीन कलेक्टेड बाय NEERI, नीरी, हाईलाइट करना है इसको, नीरी। ये नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कलेक्ट करता है ये डाटा। ठीक है, 3 पैरामीटर्स हैं जो एयर क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं, हाईलाइट करना इनको, SO2, NOx एंड SPM। SO2, NOx, SPM, ये 3 जो है वो पैरामीटर हैं जो एयर की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि कैसी एयर है। तो लेवल है जो SO2 का वो मैक्सिमम है कलकत्ता में, NOx का है हमारा जयपुर में, और SPM है दिल्ली और कलकत्ता में। ठीक है, एंड द दिल्ली हाईलाइट करना, ये तीनों पॉइंट आपने हाईलाइट करना है। 3 पैरामीटर कौन से हैं, नीरी क्या है, देन किसका लेवल कहाँ पे ज़्यादा है, एंड दिल्ली इज़ मैक्सिमम पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया एंड परहैप्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो। देन इसके बाद मेथड ऑफ डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन जो लिखा है इसमें थर्ड पॉइंट को हाईलाइट करना, द थिकनेस ऑफ द स्मोक इज मेजर्ड बाय लीजियन स्फीयर एंड बाय द रिंगमैन चार्ट। हाईलाइट करना, जो स्मोक की थिकनेस है वो किससे मेजर करेंगे हम, लीजियन स्फीयर और रिंजलमैन चार्ट से, हाईलाइट किया आपने। देन नेक्स्ट लाइन में इंक्रीज लेवल ऑफ SO2 कैन कॉज आई इरिटेशन, चेस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन, वॉमिटिंग एंड डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी एलिमेंट। इट पैरालाइज और डिस्ट्रॉय द ब्रोंकियल सीलिया एंड कॉज ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा एंड इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। देन आफ्टर SO2 जो होता है वो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ H2O, एंड सच इंक्रीज लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन कॉज डिके ऑफ द मार्बल्स और अदर बिल्डिंग मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन करता है ना वो। SO2 क्या है, H2O के साथ मिलके एसिड रेन बना, मतलब जो रेनिंग होती है ये जो मार्बल्स को या जो बिल्डिंग्स हैं उनके मटेरियल को खराब कर रही है, वो क्या है, एसिड रेन हम उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 विच रिलीज्ड बाय द मथुरा रिफाइनरी द मार्बल्स ऑफ ताजमहल इज डिकेइंग ड्यू टू एसिड रेनफॉल, इसको अंडरलाइन करना। नेक्स्ट आता है हमारा पेज नंबर 102, 102 पेज नंबर पे 5th पॉइंट को हाईलाइट करना। MIC की फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट आपने हाईलाइट किया। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस was leaked out from the storage tank of the pesticide factory in Bhopal on December 3, 1984 has killed over 3000 person। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी आपसे पूछते हैं कि उसमें कौन सी गैस से रिलीज हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है क्या है, कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैस जिसको हम बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो उसकी जो रेडिएशंस हैं जो भी हैं
जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेडिएशन है जो सन से आ रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, मतलब जो अर्थ का स्फीयर है उससे एक्सकेप नहीं हो पाती बाहर की तरफ। तो वो जब एक्सकेप नहीं होंगी तो टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बढ़ने लग जाता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें CO2 मेन ग्रीन हाउस गैस है, इसको हाईलाइट करना। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें, CO2 इज द मेन ग्रीन हाउस गैस, हाईलाइट किया। इसके अलावा CO, CH4 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर अदर ग्रीन हाउस गैसेस। देन देयर इज कूलिंग इफेक्ट, हाईलाइट करना इसमें, इंक्रीज लेवल ऑफ एरियोसॉल। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज है। कूलिंग इफेक्ट में इंक्रीज लेवल ऑफ एरियोसॉल ऑन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इनहिबिट द सन रेज टू रीच ऑन द अर्थ, दिस लीड टू फॉलिंग ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, इट कैन कॉज द आइस एज ऑन द अर्थ। देन आता है पीलिंग ऑफ ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को अंडरलाइन करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो freons released from chlorine atoms under the influence of short wave या अल्ट्रा वेव रेडिएशन, ईच एटम ऑफ द क्लोरीन चेन। ये सब इतना ज़्यादा नहीं पूछते, बट ओजोन लेयर की जैसे डिप्लीशन जो हो रही है तो उसमें कौन कारण है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 103 पेज नंबर पे कुछ एक्ट है रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन, जैसे है बंगाल स्मोक नॉइसेंस एक्ट है 1905, फिर गुजरात स्मोक नॉइसेंस टेस्ट है 1953 में। देन आता है द एयर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसको अंडरलाइन करना, 1981 1981 में, एंड इसका अमेंडमेंट कब हुई थी, 1987 में। देन है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हाईलाइट करना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD होता क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बाय माइक्रोब्स इन एन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका जो थर्ड पॉइंट है हाईलाइट करना, वाटर फॉर ड्रिंकिंग शुड हैव अ BOD लेस देन 1। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो ड्रिंकिंग वाटर की, वो 1 से कम होनी चाहिए। देन आता है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एज E. coli इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टेकन एज द पैरामीटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये इसको हम E. coli इंडेक्स भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा यूट्रॉफिकेशन। व्हाट इज यूट्रॉफिकेशन, इट इज़ अ लिटरली मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज वेल नरिश्ड, जिसको हम बोलते हैं। इसमें आप ये जो नीचे पॉइंट लिखा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, ये सब नहीं पूछते, लेकिन जब इनका अमाउंट जो वाटर है उसमें बढ़ता है हमारा, तो वाटर इज कंसीडर्ड वेल नरिश्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एल्गल ग्रोथ, दिस लीड्स टू प्लैंकटन ब्लूम्स, हाईलाइट करना, प्लैंकटन ब्लूम्स, एंड दिस प्रोड्यूस टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट विच कैन रिजल्ट इन मेजर फिश किलिंग। तो यूट्रॉफिकेशन में क्या है, मतलब यूट्रॉफिकेशन जो हमारा लिटरली मीनिंग इस वर्ड का होता है वेल नरिश्ड होना। तो हमारे जैसे वाटर में अगर अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, ये सब ज़्यादा कंटेंट हैं, हाईली इंक्रीज्ड हो जाते हैं, तो वेल नरिश्ड उसको बोलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा है अमाउंट में कोई भी चीज़, तो जिसकी वजह से जो एल्गल ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है, हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटन ब्लूम उसको बोलते हैं। और ये मेजर जो फिश किलिंग है उसमें उसको कॉज करता है। देन आता है इफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स में क्या होता है, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट इन अ लिक्विड फॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। देन आता है हमारा मीना माता डिजीज़, इसमें हाईलाइट करना, ड्यू टू मर्करी पॉइजनिंग। सिर्फ आपको ये याद रखना है ये डिजीज़ है किसकी पॉइजनिंग से हो रही है, ड्यू टू मर्करी पॉइजनिंग इन जापान में हुई थी 1950 में। नेक्स्ट इज, ये जो पैराग्राफ एंड हो रहा है इसके बाद देखना, थर्मल पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड कैलिफेक्शन। पेस्टिसाइड के ऊपर एक लाइन लिखी है उसको हाईलाइट करना, थर्मल पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड कैलिफेक्शन, कैलिफेक्शन। देन यहाँ पे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स के बारे में बताइए, इतना नहीं पूछते। नेक्स्ट आता है हमारा पेज नंबर 104। इसमें आप देखिए 6th पॉइंट है हमारा, वाटर हाइसेंथ या फिर इशोरिया क्रॉसोपिस,
जलकुंभी हम जिसको बोलते हैं, ये एक परनीशियस एक्वेटिक वीड है, यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। वाटर हाइसिंथ, इसको जस्ट अंडरलाइन किया आपने। देन उसके बाद एक पॉइंट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट, ये जो पास हुआ था 1974 में, 1974। फिर 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ वॉज मेड बाय द हाउस होल्ड रिफ्यूज, दिस वर्क इज डन बाय अ पर्सन नेम नेक चंद, इसको अंडरलाइन करना। देन उसके बाद है हमारा 2-3 पॉइंट छोड़ के द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, हाईलाइट करना। प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक एयर का है वो कितना है, 3 × 10⁻⁻7 एटमॉस्फेयर। देन देर इज नेचुरल एयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नाइट्रोजन जो है एयर में कितना होता है 78%, ऑक्सीजन 20.9 या अप्रोक्सीमेटली हम 21 ही मान लेते हैं, आर्गन होता है 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.031 या फिर उसके बाद आता है हमारा स्मोक लिखा है, फिर फोग लिखा है, देन स्मोग लिखा है, इसको हाईलाइट करना। स्मोक क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। देन देर इज पार्थीनियम ग्रास, हाईलाइट करना, पार्थीनियम ग्रास या कांग्रेस ग्रास या कैरेट वीड या चटक चांदनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एस्थमेटिक एलर्जन, हाईलाइट करना। कांग्रेस ग्रास जो मोस्ट कॉमनली आप देखते हैं रोड साइड में ऐसे लगी होती है, तो अस्थमेटिक एलर्जन है ये, यानी ये प्रोवोक करता है, इसके पॉलन्स जो होते हैं, जो भी प्रोडक्ट अगर पेशेंट के पास जाते हैं तो वो एलर्जिक जो अस्थमा है उसको कॉज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एलर्जन है, ऐसा बोला। देन 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे लिखा हाईलाइट करना, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 या नाइट्रिक एसिड HNO3 आर द 2 मेजर एजेंट ऑफ एसिड रेन, हाईलाइट करना दोनों को, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। देन व्हाट इज COD, इसको जस्ट अंडरलाइन करना है आपने फुल फॉर्म को, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टाई डिजीज, हाईलाइट करना, टाई डिजीज ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैडमियम, कैडमियम जो है वाटर में अगर ज़्यादा है उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। देन इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है लिमिट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सब नहीं पूछते। इसके बाद 0 डेसिबल हाईलाइट करना, 0 डेसिबल इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा, 0 डेसिबल इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। Then the optimum international level prescribed by WHO is 45 decibel in daytime और highlight करना 35 decibel during the night time. Then उसके बाद है the loudest sound a person can stand without discomfort is about 80 decibel. The sound beyond 80 decibel can be regarded as harmful to hearing system. मतलब जो थ्रेशोल्ड है हमारा वो 0 डेसिबल से शुरू होता है हियरिंग का, लेकिन WHO ने क्या बोला कि दिन के टाइम पे 45 डेसिबल ऑप्टिमम है, रात के टाइम पे 35, और एक पर्सन बिना किसी डिस्कम्फर्ट के आवाज़ कितनी सुन सकता है 80 डेसिबल तक। अगर 80 डेसिबल के ऊपर हुआ तो उसको हार्मफुल वैसे बोलते हैं हम हियरिंग सिस्टम के लिए। देन आता है हाईलाइट करना, नॉइस ऑफ 160 डेसिबल कैन रप्चर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, 160 डेसिबल की नॉइस तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकती है। देन देयर इज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, PFA एक्ट जो है वो पास कौन सी ईयर में किया गया, 1954, अंडरलाइन करना 1954। नेक्स्ट है 106 पेज नंबर पे ऊपर ये हमारे पॉइंट जैसे खत्म होते हैं, फिर उसके बाद फूड एडल्ट्रेशन, फूड पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, कंटेमिनेशन ये लिखा। देन इसको अंडरलाइन करना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 1955 हैज़ प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ केसरी प्रोडक्ट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेंट रूल। ठीक है, ये जो हम खाते हैं इसको बंद किया था, प्रोहिबिट किया था, क्योंकि इसकी वजह से क्या कलाए खंजे ऐसे मतलब व्याधियां होने लग गई थी, जिसकी वजह से इसको जो है वो बंद किया गया था एडल्ट्रेंट रूल के अंडर। देन उसके बाद फूड स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे लिखा है, इसमें सेकेंड पॉइंट को अंडरलाइन करना, द स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फूड हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द PFA एक्ट 1954, हाईलाइट करना, PFA एक्ट 1954 in India.
एगमार्क स्टैंडर्ड लिखा है इसके बाद, एगमार्क स्टैंडर्ड दिस वाज सेट अप बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाईलाइट करना। फिर उसके बाद 4 टाइप ऑफ ग्रेडिंग दी जाती है अंडर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे, स्पेशल ग्रेड 1, गुड ग्रेड 2, फेयर ग्रेड 3 है, ऑर्डिनरी ग्रेड 4। देन है हमारा ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशनल मार्क। ISI की फुल फॉर्म क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। द ISI मार्क ऑन एनी फूड आर्टिकल इज अ गारंटी ऑफ गुड क्वालिटी। अगर गुड क्वालिटी का कोई फूड है तो उस पर ISI मार्क होता है। ठीक है, तो ये 106 पेज नंबर तक हमारा हो गया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और फूड स्टैंडर्डाइजेशन का। थैंक यू।